so we are starting with the discussion of audit of banks. Now audit of banks की अगर मैं आपको बात करूँ ना तो पॉइंट बहुत क्लियर है when it comes to audit of banks. इतने पार्ट में टॉपिक डिवाइडेड है. एक तो पता नहीं बच्चे क्यों इसको इतना ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं. राइट, पूरा टॉपिक करने का मन नहीं करता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज उसका जो लेंथ है और जो इतने डिस्कशंस हैं उतने रिवॉर्डिंग नहीं है. लेकिन अगर मैं बैंक ऑडिट को इफ आई डिवाइड इनटू टू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस. ओके, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाला तो करके जा ही सकते हैं. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के कैलकुलेशन है, देन कैपिटल एडिक्वेसी है, मिनिमम कैपिटल कितना मेंटेन करना है, देन आपका ये है ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स में कुछ अराउंड, मतलब बैंक ऑडिट की सारी अलग अलग आइटम्स दी है, उसमें से अराउंड देर आर 6 आइटम्स दैट आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ऑलराइट, 90% of time, I am not even saying 40-50% of time, 90% of time, alright, in every attempt we see questions from these areas. Alright, balance 10% there is a possibility of other questions. So my focus will be first on these areas, alright, and then on the other questions. अभी ऑडिट ऑफ बैंक का ये सब क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पता है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट. अभी ऑडिट ऑफ बैंक से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी से भी आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इस केस में एमसीक्यूज आते हैं, ऑलराइट, और केस स्टडी बेस्ड आता है. तो अभी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसमें भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, क्लॉज 16 ऑफ कारो एंड विथ along with definition of NBFC, non-performing assets, capital adequacy and prudential norms. और भी एक दो चीजें हैं. अब मजा क्या आता है पता है उनको, कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के पॉइंट ऑडिट ऑफ बैंक से पूछो, फिर वही नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को ऐसा बोल दो कि सपोज मान लो इसने लोन लिया है एनबीएफसी से, तो फिर इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे होगा, बिकॉज दोनों का अलग अलग है. ऑलराइट, सो यू लीव समथिंग इन ऑप्शन ओवर हियर एंड दैट गिव्स यू कैस्केडिंग इफेक्ट, कैटेस्ट्रॉफिक डैमेज हो जाता है, बिकॉज यू मे एंड अप मैसिंग अप विद एनबीएफसी आल्सो. ऑलराइट, तो ये मुझे बहुत क्लियर है कि इनका लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है. ऑलराइट, एंड पिछले काफी अटेम्प्ट से वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में से आ रहे हैं. सो एटलीस्ट वी कैन डू सम स्मार्ट वर्क and ensure that we focus more on those areas. Alright, so that is why मैं बैंक ऑडिट जब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई एम फर्स्ट फोकसिंग बैंक ऑडिट में ऑन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे वीडियो बनाते वक्त भी ये सब ध्यान रखना पड़ता है. तो अगर मैंने फर्स्ट वीडियो में अगर सारी बोरिंग चीजें ले ली, ऑलराइट, एंड वो तो बच्चे देखेंगे नहीं, तो ये वाला जो भी पूरा कंटेंट है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पर नेक्स्ट देखना है कि नहीं आप देखो. ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर. तो बैंक ऑडिट में if I go with most frequently asked questions, then in that case the very first discussion is all about non-performing asset. अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट में मैंने नॉर्मली ये देखा है बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पर थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए यू विल हैव टू राइट सम नोट्स विथ मी, राइट ऑन एवरीवन. नॉन परफॉर्मिंग असेट में इवन इफ समवन लुकिंग एट दिस वीडियो इज अ कंप्लीट फ्रेशर, स्टिल एट इंटरसी लेवल, उतना तो सुना ही है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट व्हेन एन अमाउंट ऑफ रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. करेक्ट, ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. तो सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नॉन परफॉर्मिंग असेट में मुझे कितना सिखाना है आपको. एक तो द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एन असेट एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट. क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एन एसेट एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट लिखना चालू करो भाई, मुहूर्त नहीं निकालो इधर. ओके, एंड दूसरा
what will be the impact of NPA on the financial statements? असेट के अमाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, असेट प्रोविजनिंग, एंड इनकम रिकॉग्निशन पे क्या इंपैक्ट आएगा. फर्स्ट गेट दिस थिंग इन योर हेड कि ये दो को छोड़ के तीसरा क्वेश्चन ही नहीं हो सकता. आइदर दे टॉक अबाउट वेदर दिस असेट इज एनपीए और नॉट, or they ask you to talk about asset provisioning and income recognition. What will be the impact of NPA on the financial statement? So first, you will invest some time in recognizing the question. All right. Now, criteria for classifying an asset as NPA. उसमें भी जनरल क्राइटेरिया, जो आपका जनरल रूल है, वो भी सबको पता है. प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू. अच्छा, ओवरड्यू फॉर 90 days और मोर देन 90 days. ये एग्जाम में बहुत दिमाग खराब होता है. एग्जैक्ट 90 हो रहा है तो क्या करेंगे? सर मोर देन 90. जब इंसान मोर देन 90 पीता है तभी थोड़ा पागल बनता है. ऑलराइट, ऐसे याद रखने का. ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days. ओके. अरे बैच के चक्कर में मेरा उपवास चल रहा है रोज. ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days. चलो, जनरल क्राइटेरिया, देन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेशल, बिकॉज यू आर स्पेशल. ऑलराइट. एग्रीकल्चरल एडवांस इसमें कुछ अलग है. अगर एग्रीकल्चरल लोन दिया रहेगा तो कुछ अलग है. इट इज नॉट योर नॉर्मल मोर देन 90 days. ऑलराइट. दूसरा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में कुछ अलग है. तीसरा, एडवांसेस गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ अलग है. चौथा, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स में कुछ अलग है. मतलब मैंने एफडी के अगेंस्ट एडवांस लिया समझे. ओके. एंड देन मेरे कुछ अदर ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं अलग से बताऊंगा आपको. ऑलराइट. ये जितना भी हम एनपीए का डिस्कशन पढ़ते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन आरबीआई सर्कुलर. आरबीआई सर्कुलर का नाम है आईरैक नॉर्म्स. आईरैक, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन. ऑलराइट. आरबीआई सर्कुलर, आईरैक नॉर्म्स, ऐसा सब पूरा लिखने का आंसर लिखते हैं. एज पर आरबीआई सर्कुलर आईरैक नॉर्म्स, एज पर द आईरैक नॉर्म्स आरबीआई सर्कुलर. फिर आगे का भी आना चाहिए. ओके, डन. यस. देखो, ये सब क्राइटेरिया वाइटेरिया मैं समझाता हूँ. अभी ये सब क्राइटेरिया वो समझाता हूँ. तो मुझे एक बात बताओ, वंस द असेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, once the asset is classified as NPA, तो उसका इंपैक्ट क्या आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसका इंपैक्ट क्या आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू. सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं. फिर अपना सिर्फ उतना ही टास्क रह जाएगा कि एनपीए कब होगा. एक बार एनपीए हुआ उसके बाद का स्टोरी आई वांट टू क्लियर. ऑलराइट. मैं तो बोलता हूं और भी अच्छे से क्लियर करते हैं, और भी अच्छे से क्लियर करते हैं. ओके. सो आई वाज ऑन दिस पॉइंट कि पूरा अच्छे से पढ़ते हैं. मैं तो स्टार्टिंग से बोलता हूं, चलो अगर ओवरड्यू हुआ, ओवरड्यू मोर देन 90 छोड़ो ना, मैं तो ओवरड्यू की डेट से बात कर रहा हूं. ऑलराइट. अगर ओवरड्यू हुआ
ओके, तो ओवर ड्यू अप टू 30 days, ओवर ड्यू 31 to 60 days, और कुछ लिखो मत, ओवर ड्यू 61 to 90 days। तो ये सब भी तो सेंसिटिव पीरियड है, मोर देन 90 तो है ही सेंसिटिव। ऑलराइट, नशा चढ़ना तो यहां से भी चालू हो जाता है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पीरियड, इसका क्या करें? ऑलराइट, तो इसमें ना वो लोग एक कैटेगरी बोलते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ऑलराइट, इसको लोग बोलते हैं SMA 0, इसको लोग बोलते हैं SMA 1, इसको लोग बोलते हैं SMA 2। ऑलराइट, इसके बाद फिर आपका जब मोर देन 90 days हो जाता है, एंड इट इज योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जनरल बोल रहा हूं मैं, जनरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ये है। ऑलराइट, फिर एनपीए हो जाने के बाद क्या होगा? ओके, वो मैं अभी स्टोरी बताता हूं आपको, पर मुझे ना जरा और टाइम स्पेंड करना है सिर्फ इसमें। ऑलराइट, एवरीवन प्लीज कम टू द क्वेश्चन बैंक। Question number 2. Question number 2. PDSJ and associates are statutories of scheduled commercial bank. One minute. Question मिल गया। हाँ, PDSJ and associates are statutories of scheduled commercial bank. While evaluating internal control over advances, it came to their notice that classification of term loan borrowers accounts into SMA as well as NPA is done in the system of following lines. In case full dues are not received on a particular due date, a borrower account is immediately considered as overdue on the very next day. Overdue का calculation कहाँ से चालू होता है? That itself is a sensitive issue. From the next day or from today day end? हूं नहीं बोलो, नेक्स्ट डे ना। जब मैं ओवरड्यू कैलकुलेशन कब से चालू होगा? आज का ड्यू डेट है, तो तू आज शाम को 7 बजे से ओवरड्यू बोल दूं मैं तुझे, कि नेक्स्ट डे से बोलूं? नेक्स्ट डे से, कि बैंक आज के बैंकिंग आवर्स खत्म हो जाने के बाद ओवरड्यू बोल दूं, कि नेक्स्ट डे से? नेक्स्ट डे से। फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यू डेट ऑफ लोन अकाउंट इज 31st March 23 and dues are not received as on 31st March 23, it shall be considered as overdue on 1st April 23. ऑलराइट, वेट, ये तो पूरा अकाउंट्स में फिर समझो इस दिन पे अगर बैलेंस शीट पीएनएल बन रहा है, में पढ़, ये तो पीरियड एंड डेट है, तो क्या करूं इसका मैं? बिकॉज फिर तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये वाला SMA कैटेगरी में भी नहीं आएगा। अगर मैं 22 to 23 का अकाउंट्स बना रहा हूं, तो ये वाला जो 31st March को ड्यू डेट था, वो तो 23-24 के SMA कैटेगरी में आएगा। फिर में पॉइंट। So is this a proper system or there is some flaw in the system? Look at this. Answer देखो, बाद में बाकी सब बाद में देखेंगे। The design of the above control instituted by the bank in its system is not in accordance with regulatory guidelines. Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date which is fixed by the bank. The borrower accounts are flagged as overdue by the banks as a part of their, पता है वो जो बैंक में मिड ऑफिस होता है ना, मिड ऑफिस बैक ऑफिस, वो डे एंड रिपोर्ट बना के जाता है। तो आज जिसका पैसा नहीं आया, ऑलराइट, बैंकिंग आवर्स खत्म होने पे, मैं समझ गया आपका लॉजिक क्या था कि 12 बजे तक भी ऑनलाइन पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए। और पर भाई साहब, बैंक वाले एम्प्लॉयज भी तो अपडेट करने चाहिए ना अपने रिकॉर्ड्स। बैंक वाला एम्प्लॉय तो जब बाहर जाएगा तो फिर उसका रिकॉर्ड्स अपडेटेड, उसका रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड। बोला बैंक वाले हैं ना, वो लोग डे एंड पे सिस्टम में प्रोसेस रन करते हैं, आज किसका किसका पैसा नहीं आया, एंड वंस दैट सिस्टम इज रन, वो करोड़ों अकाउंट्स पे सिस्टम रन होता है, देन उनके रिपोर्ट में ओवरड्यू में आपका नाम आ जाएगा, बिकॉज आज के बैंकिंग आवर्स के पहले आपको पे करना चाहिए था। ऑलराइट, सो लुक एट दिस, बिकॉज वो लोग तो अभी वो रिपोर्ट नेक्स्ट डे देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ borrower accounts as SMA as well as NPA is done as a part of day end process for the relevant date. सोचो आप कहां तक जाके वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑलराइट, हम लोग इधर 90-90 खेल रहे हैं,
SMA or NPA classification date is the calendar date for which the day and process is run. In other words, it is the date of SMA NPA reflects that asset classification status of an account at the day end of that calendar date. In the given situation, the due date of loan account is 31st March 24 and full dues are not received by the bank before it runs the day end process. The date of overdue shall be 31st March and not 1st April. Oh! So 31st March itself. 31st March itself. Alright. It will be marked as overdue. तो 31st मार्च को ही कहना ऐसे एनपीए हो जाएगा, येस और नो से? ऐसे में होगा। अरे समझ में, येस बोलने के लिए 3 महीने लगेंगे। अरे गरीब है। तो ये ऐसे में होगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ओवरड्यू इज नॉट एनपीए, ओवरड्यू इज नॉट एनपीए। ऐसी सिली मिस्टेक करके आओगे ना, वो घर आके सब दीवार में सब फोड़ने का मन करेगा। तो ध्यान रखना, ओवरड्यू एनपीए सब अलग अलग है। सिली मिस्टेक्स में चिल्ली नहीं चाहिए मुझे। ओके। हो ऑलराइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 31st मार्च को 24, वीडियो पुराना लगेगा, 31st मार्च 26, ऑलराइट। अरे ये लोग ऐसे सब जज करते रिकॉर्डिंग वाले, इनको गर्मा गर्म भजिए से ऐसे वीडियो चाहिए। 31st मार्च 26, ऑलराइट। अगर इस दिन पे अगर ड्यू डेट था तो SMA 1 कैटेगरी में कभी जाएगा? हाँ, वेट दिस विल बी योर day 1 of due date, overdue. Alright, you are overdue on this day only. Count will start from next day. Then for the 5 hours what to do? Are you getting my point? You are overdue on this day only. Are you getting my point? That is why we say overdue. Alright, so you are overdue on this day only. हेलो, सब लोग मेरे साथ है भाई? ये जो एनपीए का बड़ा पढ़ाई करके गए थे, ओवरड्यू मोर देन 1990। Alright, कभी वो लोग ने, आप आईसीआई को थैंक यू बोलो, उन्होंने डेट्स पे क्वेश्चन पूछे नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे अभी तो। डेट्स पे चालू कर दे तो मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका फर्स्ट डे हो गया। देन 29 days, ऑलराइट, SMA 0 में रहेगा। देन 30th April, yes, ऑलराइट, 30th April it will get into SMA 1 because 30 days will end as on 29th April. Am I clear with this? Okay. Then from 31st day it will get into SMA 1. हेलो, yes sir. तो ये 30th April जाएगा। फिर तो ये लोग का कैसा हो रहा था, इधर देखो तो, इफ इट कंटिन्यूज टू रिमेन ओवरड्यू अकाउंट इज टैग्ड एज SMA 1 ऑन 1st May। वो शिफ्ट हो जाएगा ना। ये देखो, SMA 1 का क्लासिफिकेशन विल बी 30th April। लास्ट लाइन देखो, SMA 1 का क्लासिफिकेशन विल बी 30th April। पहले तो ये क्लियर हो गया, अभी चालू कहां से करना है। ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर, ओवरड्यू। और मैं तो कैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि टीआरपी है इसका। ओके, फिर ये मोर देन 90 days। और कैसा है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। 30 ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करने का। तो किराने की दुकान पे नहीं बैठे, तो जिस दिन ओवरड्यू है वो दैट इज योर day 1। देन स्टार्ट योर कैलकुलेशन। ऑलराइट, ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, अभी मोर देन 90 days एनपीए होगा। अब यहां से शुरू करते हैं। लेट अस से इधर आप एनपीए हुए तो अप टू 12 months, अप टू 12 months, यू विल स्टे इनटू सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। आपको सब स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा। ऑलराइट, देन एक बार ये एक्सीड हो गया, देन ओवर हियर you will get into doubtful category। ये है D1, doubtful up to 1 year। ऑलराइट, फिर ये है D2, doubtful more than 1 year up to 3 years।
मतलब 1 to 3 years. ऑलराइट, so do you understand? ये 12 मंथ्स का पीरियड होगा, डाउटफुल अप टू 1 ईयर. ये नेक्स्ट 24 मंथ्स का पीरियड होगा. ऑलराइट, तो ये 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, ये नेक्स्ट 24 मंथ्स. ऑलराइट, एंड उसके बाद आप आ जाओगे D3 में, दैट इज डाउटफुल मोर देन 3 years. उसके बाद अब तो कुछ नहीं, देन इट इज D3 ओनली. ऑलराइट, ये D3 इट इज ट्रीटेड एज लॉस असेट. लॉस असेट एंड D3 is not same. D3 is considered as loss asset. Loss asset is the asset where loss has been identified. What is loss? कि अभी रिकवरी का चांस नहीं है. विजय माले, where loss has been identified. Am I clear with this? Yes sir, yes sir. सर ये सब क्यों जानना जरूरी है हमें? ये सब क्यों जानना जरूरी है? असेट का प्रोविजनिंग परसेंटेज के लिए. असेट का प्रोविजनिंग परसेंटेज के लिए. इसमें ना इंटरसे का बुक बहुत ज़बरदस्त है, बैंक ऑडिट का. इट्स वेरी गुड बुक. रादर देन फाइनल में तो क्या किया है पता नहीं, सैटरडे नाइट का ड्राफ्टिंग है पूरा. मुझे लग रहा है 4-5 वो जो ऑथर मिले रहेंगे कि चलो भाई बैठते कहीं पे जोमेटो गोल्ड लेके. एकदम सिस्टम ही नहीं है मॉड्यूल में उसमें. सब स्टैंडर्ड असेट ये आपका 15%. अगर एक बार सब स्टैंडर्ड असेट हुआ तो सिक्योर्ड के लिए 15%, अनसिक्योर्ड के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं है भाई. खुद का घर का कुछ लेके मत आना. किधर क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा था, लास्ट तक फेस टू फेस लोगे क्या, कहीं आप 30 घंटे का रिकॉर्डिंग तो नहीं दे दोगे. देखो सब स्टैंडर्ड असेट नहीं क्या इधर बैठते बाबा जी. सब स्टैंडर्ड असेट ये 15%. कितना प्रोविजन होगा? 15%. मैं इरिटेट इसलिए होता है तो मुझे पता है लास्ट तक नहीं आने वाले क्यों पूछते हैं क्या. ओके, अभी इतने बैच हो गए. अभी डाउटफुल असेट, डाउटफुल 1 25%, डाउटफुल ये ऐसा है भाई. ऑलराइट, डाउटफुल 2 40%, डाउटफुल 3 100%. ये किसके लिए? सिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड बोला तो 100%. ओके, अनसिक्योर्ड कोई भी कैटेगरी में रहेंगे. ये सब स्टैंडर्ड नहीं है. हाँ, सब स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअली आरबीआई गाइडलाइंस पे ज़्यादा है. मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मॉड्यूल में कुछ प्रिंट किया नहीं है. अरे तो हाँ 15 15. ओके, सो एवरीवन ओवर हियर. डाउटफुल D1 कैटेगरी सिक्योर्ड के लिए कितना है? 25%. अनसिक्योर्ड 100. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 100. इसमें तो 100% है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड. एंड लॉस असेट तो ऑब्वियसली 100%. ऑलराइट, यस सर, यस सर. ओके, एक मिनट. समझो कि लोन का अमाउंट 100 रुपीज़ है. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रियलाइज्ड इज ₹10. 110. ओके, एंड समझो कि इट इज एनपीए फॉर 4 months. 4 महीने से एनपीए. तो विच कैटेगरी? सब स्टैंडर्ड. फटाफट सब स्टैंडर्ड. ऑलराइट, अब बताओ कितना प्रोविजन लगेगा? 15%. 15% ऑफ 100 और 110? 100 और 110 आएगा ना, मतलब तू बोल. ओके, जूम में इतने बच्चे का सुन रहे, कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? 100 के 110. अरे सर आप ऐसा बेसिक्स पकड़ के मारोगे तो कैसे चलेगा? अरे ऑब्वियसली इट इज 100. अब इंग्लिश सुनो. 15% ये हम लोग क्या सीख रहे थे? असेट प्रोविजनिंग, नॉट इनकम रिकग्निशन. असेट provision required on the amount of asset. Provision required on the amount of asset. So everyone over here listen to me very carefully. 15% of 100 that is ₹15. In fact ये जो इंटरेस्ट अक्रूड है ना, ये फुल्ली रिवर्स होगा, पूरा ₹10.
प्रिंसिपल ऑफ इनकम रिकग्निशन कौन से इंडेक्स में सीखा है? रेवेन्यू रिकग्निशन। हाँ 115, मैं इधर AS9 लिखेगा। बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादा हीरो मत बनना है पेपर में। ऑलराइट, सो AS9। अरे मेरे को एक बच्चे का डाउट है, बोलता है योर बुक इज आउटडेटेड, यू हैव गिवन रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन ऑडिट ऑफ बैंक। मैं बोला भाई इसे तो FR में गया है। बोला ये तो ऑडिट तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं बोला तू एक काम कर, बुक वापस दे दे, रिफंड ले ले, तू नहीं पहुंचने वाला ऑडिट तक। लुक एट दिस, AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन। ओके, तो इनकम अक्रूड बट नॉट रियलाइज्ड because the uncertainty has been created. It is overdue ना। अच्छा, AS9 कब बोलता है आप इनकम अक्रूवल बेसिस पे कब रिकॉग्नाइज कर सकते? When can you recognize income on accrual basis? When you have significant certainty. Right. When the significant certainty is lost and there is uncertainty, then you have to reverse whatever you have recognized on accrual basis and you have to shift to receipt basis of accounting. So now the further income from this person will be recognized only on receipt basis. Am I clear with this? Yes. इधर टोटल कितना लगेगा आपका प्रोविजन? 25 रुपीज का, बिकॉज इनकम रिवर्सल होगा। ऑलराइट, एंड असेट प्रोविजनिंग होगा। डन डन। ओके, वेट। सो इसका मतलब, अच्छा, फर्दर इनकम विल बी ऑन रिसीट बेसिस। फर्दर इनकम ऑन रिसीट बेसिस। अभी सुनो, ये शायद फाइनल में आता रहता है। समझो मिस्टर ए है, उसने एक्सिस बैंक से होम लोन लिया है, फिर कार लोन लिया है, और पहले एजुकेशन लोन भी लिया था। ऑलराइट, ये आपका 10 करोड़, ये आपका 1 करोड़, ऑलराइट, और ये आपका 5 करोड़। ज़्यादा लोड नहीं लग रहा है कुछ? ठीक है यार, वीडियो पुराना नहीं होना चाहिए ना, इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के 10 साल का बने थे। 16 करोड़। ओके, ये लोन का उसका पोर्टफोलियो है। ऑलराइट, इसमें ही इज रेगुलर इन इंस्टॉलमेंट्स, इसमें भी इज रेगुलर इन इंस्टॉलमेंट्स, इसमें डिफॉल्ट किया, overdue for 100 days. All right. Then in that case, whether only education loan will be classified as NPA or the entire portfolio? Yes. All right. Yes. Entire portfolio. This will be classified as NPA because NPA classification is borrower wise and not facility wise. We don't say education loan is NPA, we say Mr. A is NPA. Alright, so all loans taken from the bank will be NPA. Okay, तो मुझे एक बात बताओ, फिर अगर असेट प्रोविजनिंग करना है, अभी इनकम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने, इंटरेस्ट के तो फिगर ही नहीं दी है, असेट प्रोविजनिंग करना है, तो असेट प्रोविजनिंग कौन से अमाउंट पे होगा? 5 करोड़ के पे 16 करोड़? देखो, ओवरड्यू मोर देन 100 डेज, सॉरी ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, सो सब स्टैंडर्ड तो हो गया। और अभी देखो, माना मैंने कि 16 करोड़ एनपीए है, प्रोविजन का अमाउंट किस पे होना चाहिए? तुम लोग अकाउंट्स को क्या कहीं डाल के आए हो? ऑब्वियसली 16 करोड़। When you say that 16 crore is NPA, what is the meaning of that? That means it is substandard asset. Otherwise, don't call it as NPA. Are you getting my point? Are you getting my point? मुझे मेरे वाइफ के खाली फादर पे गुस्सा है बहुत, वाइफ से बहुत प्यार है, तो खाली फादर को लाफा मार के आ जाओ, अरे पूरा डिवोर्स होगा। Are you getting my point? So everyone over here, entire portfolio gone. So look at this, substandard asset, 16 करोड़ पूरा प्रोविजनिंग होगा। हेलो, यस सर, मजा कर रहे हैं ऐसे खाली एग्जाम्पल। ओके ओके, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं। मिस्टर ए ने एक लोन SBI से भी लिया है, और बिजनेस लोन,
बेचारा लोन पे जीता है 10 करोड़ का, उसमें वो रेगुलर है, रेगुलर इन द इंस्टॉलमेंट्स। ऑलराइट, सो अगर मिस्टर ए एनपीए क्लासीफाई होता है तो उसका सिविल में अपडेट होगा ना वो सब, हाँ सिविल रिकॉर्ड्स में अपडेट होगा ना सब। तो कैन आई से दैट बेस्ड अपॉन दैट इवन एसबीआई विल मार्केट एज एनपीए? नो, ऑलराइट, ऑब्वियसली नो। मैंने मेरे वाइफ के फादर को लाफा मारा, भले वाइफ और उसका फैमिली नाराज होगा, मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स क्यों नाराज होंगे? Are you getting my point? I'm not a bad person for them. So every bank has to recognize asset based upon its own individual experience. Mr. Malia, Vijay Malia, is a wonderful asset for London banks. All right. So every bank has to recognize asset based upon its own individual experience. सबको उधर किंगफिशर में पहुंचा के आता है। Everyone over here, this is not NPA. SBI is not under any compulsion to market as NPA. ये जो सिबिल विबिल का मैंने नहीं बोला आपको, ये बच्चे ऑन द स्पॉट एग्जाम में सब सोचते हैं, ऐसे करके आते हैं। So every bank has to recognize based upon its own individual experience. Is everyone clear with this? Yes. तो ही तो मैं कुछ समझा पाएगा अभी। Okay. इतना तो बहुत बेसिक है जो आना चाहिए, तो ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। राइट डाउन थोड़ा, हाँ पूरा इसमें 10% डिस्काउंट दूँ तेरे। अगर आप सही जवाब देते जाते ना तो मैं आपको फिर बोल देता पीडीएफ बाद में देख लेना। विद द अमाउंट ऑफ रॉन्ग आंसर्स दैट यू हैव गिवन, यू हैव टू फील व्हाट यू आर राइटिंग, स्टार्ट फीलिंग। और ये मॉक टेस्ट के रिजल्ट को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना होता है, बहुत करो। मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में मॉक टेस्ट में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था, बोर्ड एग्जाम्स में साला 5th चला गया। तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कर लेने का तैयारी, 2-3 चैप्टर नहीं हुए हैं, कैन स्टिल गो फॉर इट। ये आपको शॉर्ट में वर्डिंग करना है तो कर सकते हो। आप मेरे नोट्स में से पहले कम लिखो, बट मेरा जिस्ट लिखना पड़ेगा आपको। यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। बस हो गया भाई, अभी अब नॉर्मल लॉस। ओके, there are 2 lines that multiple loans from a single bank, entire portfolio will be classified as NPA. And second, if one bank has classified NPA, the other bank need not classify it as NPA. Every bank will recognize based upon its own experience. You write this in words, you write this through examples, but you should know this. मैं अभी तक NPA क्लासिक क्राइटेरिया पढ़ाया नहीं है आपको। और ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, वाई एम कंपल्सरीली मेकिंग यू राइट दिस, नॉट बिकॉज फॉर ऑडिट ऑफ बैंक्स, फॉर एनबीएफसीज ये बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। इफ द सेम लोन इज टेकन फ्रॉम एनबीएफसी देन वी हैव अ डिफरेंट डिस्कशन। मैंने लास्ट ईयर मेल लिखा था एसीआई का पूरा, मैंने क्या किया, मैंने कहा 3 पेज का केस स्टडी दे दो आप, 4-5 पेज का मतलब, देन क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऐसा करके एंटायर क्वेश्चन पेपर ऑन दैट केस। अभी ये देखो, इसमें लोन भी है, इसमें स्टैंडर्ड्स भी आ सकता है, फिर मैं जॉइंट ऑडिट करवा दूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। सबस्टैंड 16 करोड़, दैट इज माई पर्सनल व्यू। May 25 का पेपर मुझे ज़रा लगा दैट दे हैव यूज्ड ChatGPT टू प्रिपेयर दैट पेपर। एक ही बैंक से अगर 2 कस्टमर आईडी बना देते हैं, अलग अलग लोन अकाउंट होता है ना, कस्टमर सेम होता है ना, हाँ तो क्लब होता है मैडम बैंक लेवल पे कंपल्सरी, एज पर आरबीआई गाइडलाइन यू आर सपोज्ड टू क्लब इट। वो तो क्या होता है, मैं भी बैंक वाले से बात करता हूँ, तो एक लोन मेरे नाम पे होता है, एक मम्मी के नाम पे, ऐसे कर लेते हैं। पेमेंट सब मैं ही करता रहता हूँ, ऐसे बैंक वाले वैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसे। तो वो तो फ्रॉड तो मेरे पास बहुत है। ओके, नेक्स्ट डे पे पेमेंट करना अलाउड होता है, तो
ड्यू डेट है, हाँ कल शाम को 6 बजे तक बोले तो चार्जेस नहीं लगाते हैं। मैं थोड़ी चार्जेस सिखाना है वो, इधर ब्रांच का थोड़ी तेरे को जॉब दे रहा हूँ। ओवर ड्यू तो भाई जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन शाम को ओवर ड्यू मार्क हो गया। मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया उसमें, तो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट होगी। बाकी क्रेडिट कार्ड में तेरे को चार्ज लगते कि नहीं लगते वो तेरे ऊपर है। ऑलराइट सो एवरीवन ओवर हियर, चलो ग्रेस पीरियड वगैरह कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं ओवर ड्यू चालू हो ही जाता है। ओके आई थिंक दैट इज द डाउट, ग्रेस पीरियड वगैरह नहीं, ओवर ड्यू है भाई। ड्यू डेट के बाद एवरीथिंग इज ओवर ड्यू ना, ड्यू डेट शाम से। ओके चलो, तो अभी ना ये मैंने क्या किया, आपको पूरा बेस क्लियर कर दिया। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक। ओके, अभी थोड़े एडजस्टमेंट्स, नाउ राइट डाउन। अभी थोड़ा एनपीए क्राइटेरिया के बारे में बातें कर लेते हैं। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हेन एन एसेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, व्हाट हैपेंस आफ्टर एनपीए, माय डिस्कशन इज डन। All right. Now everyone over here. Okay. NPA criteria. जनरल क्राइटेरिया सबको पता है, ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, उसमें मैं नहीं बोल रहा अभी कुछ। ऑब्वियसली आई एम वरीड अबाउट कुछ स्पेशल चीजें, जैसे एग्रीकल्चरल एडवांसेस। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, ऑलराइट एवरीवन ओवर हियर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका टेक्स्ट बुक में मैंने इधर दिया है, एग्रीकल्चरल एडवांसेस। ओके, पर सुनो, या तो आप टेक्स्ट बुक का पॉइंट नंबर का रेफरेंस लिख सकते हो, पर मुझे पढ़ाना है, मतलब मुझे जरा लिख के पढ़ाना है। आई जस्ट वांट टू राइट इट, वरना मुझे मजा नहीं आता है। सी व्हेन आई से एग्रीकल्चर एडवांसेस, और आप मन अभी बना लो कि टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देना है कि नोट्स लिखना है, लास्ट में मत बोलना सर वेट फॉर 2 मिनट्स। ऑलराइट, सबने लिखना चालू कर। There is another next level obsession na for notes. Agriculture advances means first thing is loan taken for crop cultivation. मतलब if you are in agricultural sector but bloody doing an agent business, farmer को परेशान करने वाला business, alright, तो वो सब नहीं है। लोन टेकन, you yourself are cultivating the crop, है ना? Loan taken for crop cultivation, alright. When I say loan taken for crop cultivation, तो एंटायर एग्रीकल्चर एडवांसेस का डिसीजन जो है डिपेंड्स अपॉन वेदर यू हैव टेकन लोन फॉर कल्टिवेटिंग एचडीसी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, या यू हैव टेकन लोन फॉर कल्टिवेटिंग एलडीसी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। मैंने, आप मानोगे नहीं बच्चे कितने बेवड़े होते हैं। मैं बोला था एक एग्जाम में मैंने ऐसे दिया था टेस्ट में, दैट यू आर रनिंग एजेंसी बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। आगे घड़ी में तो बच्चे पूरा लगा के आगे। ओके, तो उसमें तो नॉर्मल 90 डेज वाला ही अप्लाई होगा। सो लोन्स टेकन फॉर कल्टिवेटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, लोन्स टेकन फॉर कल्टिवेटिंग लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। अब लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑलराइट। All of this depends upon crop season. All of this depends upon crop season. ये सारा लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है। ऑलराइट, पर सुनो, अगर क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 year, इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एंड अगर क्रॉप सीजन इज विद इन 1 year, then it is a short duration crop. ओके, अब सुनो, अब डाउट ये आता है कि साला क्रॉप सीजन का मतलब क्या है। सीजन मतलब क्या, खाने का सीजन, बेचने का सीजन, उगाने का सीजन। इधर देखो, क्रॉप सीजन मींस पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग। सो ये आपने, ये दिस इज योर सीड सोन, ये क्रॉप कलेक्ट करने के लिए रेडी हो गया है, यहां आप कट करोगे तो ये पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग, उगाने से उखाड़ने तक, दैट इज योर क्रॉप सीजन। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। सर तो मतलब हम प्रैक्टिकल चेकलिस्ट अगर पूछ लिया हमको कि इसमें आप ऑडिट कैसे करोगे, तो क्या खेती में जाने का कि दिखाओ तो क्या उगा रहे हो भैया,
So you don't have to actually think and skip isko how much time it takes for up to harvesting and all of that. You don't have to sit and think. Right? This crop season is decided by state level bankers committee. Alright, this crop season is decided by state level bankers committee. Okay. अभी तक मैंने एनपीए क्राइटेरिया बोला ही नहीं. I am just explaining that there are two types of crops, short duration crop and long duration crop. Okay. If you have taken loan for short duration crop, for cultivating short duration crop, alright. ये देखो, if the installment of principal interest then remains overdue for, क्या लिखा है? Overdue for 2 crop season and long duration के लिए overdue for 1 crop season. Okay. तो इधर overdue for 2 crop season. overdue more than 1 crop season. I mean for 1 crop season. So उसके ऊपर गया तो गया. All right. Yes sir. Okay. So tell me, अगर short duration crop है, अगर short duration crop है, 3 months वगैरह ऐसा पीरियड है short duration crop का, then in that case आपका 3 months, let us say 3 months is the period up to harvesting. Alright, तो overdue हुआ 3 months, 2 crop season. Alright, तो 6 months तक तो NPA है ही नहीं. After that it will become NPA. Then substandard doubtful and loss. Are you getting my point? कटवा के मत आ जाना, हमारा हार्वेस्टिंग ना हो जाए. एनपीए के बाद ही होता है. हाँ, देन एवरी सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस ऑल ऑफ दैट रिमेंस सेम. मैं ना आपको ये वाले में अभी एनपीए तक की जर्नी सिखा रहा हूँ. आफ्टर एनपीए वाला मेरा खत्म हो गया. मेरा बाहुबली पहले आ गया. बाहुबली 2 में एक्चुअली प्रीक्वल है ऐसे. अरे गड़ी में पॉइंट एवरीवन ओवर हियर, ये प्रीक्वल चल रहा है. एनपीए कब होता है? तो ये ना आप 3 मंथ्स हो गए, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप 3 मंथ्स का सीजन दिया और तो ओवर ड्यू हुआ, ये मत लिखना. तो 3 मंथ्स अरे एनपीए इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे एनपीए अप टू 12 मंथ्स सब स्टैंडर्ड है. एवरीवन प्लीज बी केयरफुल. मैं तो मस्त घुमाएगा इसमें 3 मंथ्स 6 मंथ्स. ऑलराइट, तो डन. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन. बराबर लिखा है ना? ओके, हो गया. ठीक है. अब इधर देखो, कैन आई से कि फार्मर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड दैट इज वाई. ये सब तो ठीक है, एक्सेप्शन कैन बी मेड इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज. बैंक्स में प्रोवाइड रिलीफ ऑन देयर ओन, वो सब अपना अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. थोड़ा पीरियड एक्सटेंड कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन. ओके, बैंक्स में प्रोवाइड रिलीफ ऑन देयर ओन, दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. हेलो. हाँ, 1 मिनट. हाँ ठीक है, चलो. नेचुरल कैलामिटीज विच आर ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई. तुम खाली बोलो आज पानी बहुत भर गया है. नेचुरल कैलामिटी, सो दैट इज नॉट नेचुरल कैलामिटी. ओके, यस प्लीज. एग्जैक्ट 1 ईयर होगा तो शॉर्ट ड्यूरेशन, बिकॉज ये तो देखो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जो है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आर लॉन्गर देन 1 ईयर, इसलिए मैंने ध्यान से लिखा है. विद इन 1 ईयर रहेगा तो शॉर्ट ड्यूरेशन, एग्जैक्ट 1 ईयर रहेगा तो भी शॉर्ट ड्यूरेशन, मोर देन 1 ईयर रहेगा तो भी लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, डन. ठीक है, चलो. एग्रीकल्चर एडवांसेस हो गया. नेक्स्ट, advances guaranteed by central government. Advances guaranteed by central government.
advances guaranteed by central government. So let us say that if bank has given loan to X person, all right, and loan में लोन का अमाउंट इज ₹100, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रियलाइज्ड is ₹10, all right, and let us say that it is overdue for more than 100 days. ये खाली एग्जाम्पल है. स्टिल अगर X पर्सन का ये जो लोन है, इफ इट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट, मत बोलना सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, all right, then in that case ये जो X पर्सन है ना, इसमें जो इनकम अक्रूड बट नॉट रियलाइज है ना, इनकम अक्रूड बट नॉट रियलाइज्ड, दैट मीन्स ₹10, वो भले फुल्ली प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑलराइट, मीन्स फुल प्रोविजन, बिकॉज ओवरड्यू मोर देन 100 डेज हो चुका है. और मैंने नॉर्मल लोन का एग्जांपल लिया है, तो जिसमें जनरल क्राइटेरिया लगता है आपका 90 डेज वाला. हावेवर ये जो अमाउंट ऑफ ₹100 है, यानी जो असेट का अमाउंट है, इट विल बी कंटिन्यूड टू बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड असेट. I repeat, it will be continued to be treated as standard asset. So if loan is guaranteed by central government, for income recognition purposes you may mark it as NPA. Alright, उस पे मैंने कुछ भी एक्सेप्शन नहीं दिया है. However, जो asset provisioning वाला पर्पज है, in that it will be continued to be treated as standard asset. तो tell me, if it is treated as standard asset, तो क्या कोई प्रोविजन होगा? देखो, स्टैंडर्ड एसेट में भी ना 0.4% प्रोविजन तो होता है. ऑलराइट, वो सारे स्टैंडर्ड एसेट के लिए होता है. थोड़ा और भी है आरबीआई गाइडलाइंस से, पर मैं अभी जितना मॉड्यूल में उतना बोल रहा हूँ. राइट डाउन. इफ यू फील यू नो इट, यू हैव डन इट अर्लियर, दीज आर देन वॉलंटरी थिंग, देन यू मे नॉट राइट इट. पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. सॉरी, SMA 01 में भी नहीं जाएंगे. इट विल रिमेन एज स्टैंडर्ड एसेट. ऑलराइट, दिस कैन बी ओवरड्यू फॉर मोर देन 300 डेज ऑल्सो. दिस कैन बी ओवरड्यू फॉर 300 डेज ऑल्सो. SMA 012 तो 31, 60, 61, 90 खत्म हो जाते हैं. ओके, done. Advance is guaranteed by central government. चलो, now everyone over here. थर्ड, ये आपका एडवांसेस अगेंस्ट एफडीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. अरे क्या ब्रांडिंग है ना LIC का. लाइफ इंश्योरेंस में LIC ऐसा बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. ऑलराइट, या तो आपका ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये बेसिकली दीज आर ऑल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स. ये आपका एफडी ही होता है, ऐसा समझ लो आप. ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है, कि सपोज ये मिस्टर एक्स है. ऑलराइट, लेट अस से उसने ना एफडी रखा है बैंक के पास ₹10 का, और बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता है ₹100 का, सॉरी एफडी, एंड बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ₹6 का, 6%. दिस इज वन ट्रांजैक्शन. सेकेंड ट्रांजैक्शन, मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लिया है, लोन अगेंस्ट एफडी,
जिस पे मिस्टर एक्स इंटरेस्ट पे करते हैं, ये लोन अगेंस्ट एफडी लिया है 60 रुपीज़ का, एंड मिस्टर एक्स तो एफडी पे तो आई मीन लोन पे तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एफडी पे 6% मिलता है उसको, लोन पे 10% पे कर रहा है, तो 6 रुपीज़ 6/60। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की है मैंने। ओके, नाउ लेट अस से मिस्टर एक्स डिफॉल्ट्स, सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक इज फुल्ली सिक्योर्ड, हियर बैंक इज फुल्ली सिक्योर्ड, एंड फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट नॉट हाउस और लैंड और बिल्डिंग, फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट लिक्विड मनी, fully secured against liquid money. All right. So what will happen? Bank can continue to recognize income of interest, that is rupees 6. Continue to recognize income of interest rupees 6. कैसे करेगा? Bank will set off against FD of rupees 100 and interest of rupees 6. Bank will just set it off. Right. Set off is a statutory right given to the bank. Right. तो ये आपका एक ऑफिशियल एक्सेप्शन है तो इनकम रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कि भाई अगर ओवरड्यू भी हो रहा है, डिफॉल्ट करता है, चलो डिफॉल्ट में तो मैं और बड़ा चढ़ा के लिख देता हूं, ओवरड्यू फॉर मोर देन 120 डेज, ताकि वो एकदम और क्लियर हो जाए। स्टिल बैंक कैन कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज बिकॉज इट इज फुल्ली सिक्योर्ड। अगर नहीं होता फुल्ली सिक्योर्ड, 95 98 का लोन दे दिया होता, अभी लोन अगेंस्ट एफडी 60 रुपीज ही है, अगर 95 98 का लोन दे दिया होता तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर क्या करते हो लोग पता है, अगर समझो यहाँ पे लोन, लोग सपोज अगर लोन अगर समझो यहाँ पे 80 रुपीज का दिया है या 100 रुपीज का दिया है, ये तो एक्सीड हो गया ना इससे ऑब्लिगेशन, तो फिर इधर इंटरेस्ट भी 10 रुपीज हो जाएगा ना। राइट, तो फिर वो लोग लोन को 2 में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 आईडी बनते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, वो ऑफिशियल है मैडम, उसमें कोई ये नहीं है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड 2 आईडी बनते फिर। ओके, भाई ये फुल्ली सिक्योर्ड जो है उसको अलग कर देते हैं, अनसिक्योर्ड पोर्शन को अलग रखते हैं। ओके, डन। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, ये भी हो गया। नहीं लिखना कंपलसरी नहीं है, मतलब अप टू यू। तो ये सब पॉइंट्स है ना, दीज आर ऑल स्टिकिंग पॉइंट्स इन एग्जाम्स। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट स्टिकिंग पॉइंट, वन ऑफ देयर सुपर फेवरेट फॉर एग्जाम, इसके बगैर उनको मजा ही नहीं आता एग्जाम में। अगर एनपीएस से क्वेश्चन है ना, देन देयर इज अ हाई चांस कि इसमें से होगा, सीसीओडी में से, because they can connect with various topics of other chapters also. Alright, सीसीओडी में ना तो इंटरसे का कंटेंट मस्त है, सीसीओडी को लेकर इंटरसे में थोड़ा समझाते हैं, पहले सीसीओडी में किसको बोलूं। ये देखो इंटरसे कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ओके, पहले मुझे भी आपके साथ थोड़ा बिजनेस समझना है इसमें। सो लेट अस से दैट एबीसी फर्म, राइट, लेट अस से टेक्सटाइल बिजनेस है, तो उसके सारे करंट अकाउंट्स जो हैं, बिजनेस अकाउंट्स वगैरह, वो एचडीएफसी के पास है। ओके, देन एचडीएफसी विल गिव सम credit limits to ABC firm to finance the working capital, to finance its trade imports. All right, हाँ, to finance the trade working capital, इस सब के लिए HDFC जो है वो थोड़ा क्रेडिट लिमिट देगा ABC फर्म को। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अभी ये क्रेडिट लिमिट ABC फर्म को क्या मिलता है, लिसन टू मी।
पहले सबसे पहले HDFC जो मैक्स एक्सपोजर लेना चाहता है अगेंस्ट ABC फर्म, आई रिपीट, HDFC जो मैक्स एक्सपोजर लेना चाहता है अगेंस्ट ABC फर्म, दैट इज कॉल्ड एज सैंक्शनड लिमिट. Sanction limit is the max exposure that the bank is ready to take against ABC firm. All right. Then इसके बाद HDFC जो है वो जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए क्रेडिट देगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जो विड्रॉल्स परमिट करेगा, ऑब्वियसली against the security of inventory and trade receivables, मतलब करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर करंट असेट्स. और अदर करंट असेट लिख देता है. ओके, एफडी भी पड़ा हुआ रहता है ना, एंड अदर करंट असेट्स. ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जो विड्रॉल्स परमिट करेगा, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं CCOD, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, विच विल बी अगेंस्ट देयर करंट अकाउंट. ऑलराइट, एंड द सिक्योरिटी ऑफ करंट असेट्स. तो अब सुनो, फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? CCOD प्लस अदर क्रेडिट्स, अदर क्रेडिट लिमिट्स, अदर क्रेडिट फैसिलिटीज बोल देता हूं, इट इज मच बेटर, प्लस अदर क्रेडिट फैसिलिटीज इज इक्वल टू सैंक्शन लिमिट. तो CCOD is a sub part of sanction limit. I mean, it is a part of sanction limit. The CCOD plus other credit facilities will finally give you the sanction limit. Is everyone clear with this? Yes, yes, yes. All right. एक मिनट, अभी तक तो मैंने NPA तक तो गया ही नहीं हूँ, मैंने तो खाली बिजनेस ही समझाया पहले. अब ये जो CCOD में ना, एक कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये देखो, ये इंटरेस्ट की बुक में दिया है, सैंक्शन लिमिट क्या है, CC क्या है, ड्रॉइंग पावर क्या है ना. ड्रॉइंग पावर का एक अच्छा सा कैलकुलेशन दिया है. आई लाइक दिस कैलकुलेशन. ये पर्टिकुलर्स ऑफ उसका करंट असेट्स, स्टॉक्स, रियलाइजेबल वैल्यू 1000, फिर आपने जो स्टॉक क्रेडिट पे लिया है वो तो माइनस करना पड़ेगा, ऑलराइट, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी किसी का राइट है. एक्सेप्टेंसेस LCs, जो स्टॉक आपने इंपोर्ट किया है दूसरे बैंक से क्रेडिट लेकर, ऑलराइट, ये सब इसमें LC मींस लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह होता है, ऑलराइट, वो सब माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी समवन एल्स हैज अ राइट ऑन इट, ऑलराइट. तो 400 पेड फॉर स्टॉक्स, बैंक को थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा, सेफ्टी मार्जिन, दैट इज 125%, 100. तो ये उसका स्टॉक का वैल्यू 1000 जो तो आपने रिकॉग्नाइज किया था, बैंक इज कंसिडरिंग इट एज 300. डेटर्स 1000, इनएलिजिबल डेटर्स, बैड डेट्स वगैरह 200, एलिजिबल डेटर्स इतना, मार्जिन कितना 40%. ऑलराइट, ये मार्जिन RBI गाइडलाइन वाला नहीं है, ये बैंक का अपना अपना होता है, ऑलराइट. तो ये मार्जिन बाइट करके मत जाना. ओके, तो 300, 480 है टोटल. ड्राइंग पावर कितना? 780. तो 780 लाख समझो, दिस इज द ड्राइंग पावर. तो ऐसे पूरा कैलकुलेट होता है ड्राइंग पावर. पता नहीं कभी आपको अगर ऐसा कुछ इंटरेस्ट में तो आया हुआ है सम कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर का, अगर आपके साथ कुछ कर दिया तो डन. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ये मैंने खाली मेरे रेफरेंस के लिए रखा है. अब मैंने अभी तक आपको NPA तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो खाली बिजनेस ही समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे 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 कुछ तो चलता है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट पार्ट. इन केस ऑफ CCOD, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पार्ट इन केस ऑफ CCOD. May 25 में था ये, हाँ, यस, November 25. मैं तो देखता भी नहीं होगा, NPA का तो होता ही है, हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. यस, ओके. अब मैं ना रिवीजन वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है बैंक ऑडिट वाला. तो वो NPA डाला था मैं, पर वो ऐसा प्रॉपर NPA में क्या शांति से करना पड़ता है. यू हैव टू गो वेरी स्लो. हाँ, यू हैव टू गो वेरी स्लो ऐसा NPA में. ऑलराइट, अभी तक देखो आपका ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट और CCOD, बिकॉज कितना बड़ा केस स्टडी दिखाऊंगा ना आपको, यू कैन नॉट जस्ट मेस अप इन केस ऑफ NPA.
ये देखो, हाँ, CCOD, an account should be treated as out of order. Alright. If the outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or drawing power. आपका जो ये ना एज ऑन बैलेंस शीट डेट ये सब देखा जाता है. व्हाट विल हैपन कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट दो बातें हो सकती है. या तो आपने जो विड्रॉल कर ली है, योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन योर, ये क्या लिखा है मैं, सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर. और इट इज मोर देन योर सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर. भी कुछ बैंक से क्या होता है, आपने खाली CCOD का ही लिमिट लिया होता है, बाकी कुछ भी नहीं किया होता. तो देयर सैंक्शन लिमिट एंड ड्रॉइंग पावर दोनों एक ही है. और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, ये बच्चे लोग को ना ये क्लिक हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्रॉइंग पावर के ऊपर जा सकता है. बिकॉज कैसा होता है, ड्रॉइंग पावर का जो है ना, एवरी 3 months स्टॉक स्टेटमेंट इज सबमिटेड. थोड़ा सोचो ये सब. एवरी 3 months स्टॉक स्टेटमेंट इज सबमिटेड बाय बोरोवर टू द बैंक. सो डू यू अंडरस्टैंड कि ड्रॉइंग पावर में चेंज, ड्रॉइंग पावर में फ्लक्चुएट. ऑलराइट, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपने जून मंथ में आपका ड्रॉइंग पावर था 10 करोड़, आपने विड्रॉ किया 7 करोड़. ऑलराइट, एंड देन अक्टूबर मंथ में आपका ड्रॉइंग पावर हो गया 6 करोड़ और आपके विड्रॉल आपने कुछ डिपॉजिट करके अभी भी 6.5 करोड़ से. तो यार आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द ड्रॉइंग. ये बच्चे को लॉजिक क्लिक हो जाता है, यहाँ ड्रॉइंग पावर के ऊपर हो सकता है. हाउ कैन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस गो अबव सैंक्शन लिमिट? सैंक्शन लिमिट इज योर मैक्सिमम एक्सपोजर. सैंक्शन लिमिट इज योर मैक्सिमम एक्सपोजर. ये कैसे हो सकता है कि सैंक्शन लिमिट के ऊपर कैसे जा सकता है? पहले तो ये एनपीए कब होगा वो छोड़ो, हम तो यही सोच रहे कि ये कैसे होगा, कैसे हाउ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक रीजन तो मुझे पता है कि ड्रॉइंग पावर कीप्स फ्लक्चुएटिंग. ऑलराइट, बेस्ड अपॉन योर करंट एसेट स्टेटमेंट. अला ये कैसे इसके ऊपर जाएगा? अभी सुन, दूसरा मेन रीजन क्या पता है? मेन रीजन क्या पता है? कभी कभी बोरोवर के रिक्वेस्ट पे देयर इज एन एडिशनल टेम्पररी लिमिट दैट इज सैंक्शन विच इज मैक्सिमम ऑफ, ऐसा मॉड्यूल में ऐसा अंदर 1-2 लाइन लिख दिया है ना, विच इज मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट एंड 90 days मैक्सिमम टेन्योर. तो क्या होता है कभी कभी that you have already maxed out your capacity. Alright. However, there is an additional temporary limit of 20% of the existing limit, which is sanctioned for 90 days. मतलब मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सोचो ये सब होता कैसे है. तो लेटर से मैंने 20% सैंक्शन करवा लिया, विड्रॉ कर लिया. नाउ आई वाज सपोज टू डिपॉजिट इट अगेन एंड ब्रिंग इट बैक विद इन द लिमिट्स बाय 90 days. मैं नहीं कर पाया. So now what has happened is that my outstanding balance is even more than the sanction limit or drawing power. Getting my point? Okay. These are the two main reasons. These are the two main reasons why outstanding balance may go above the sanction limit or drawing power. All right. Now listen to me. अगर ऐसा होता है, अब मैं वापस रीड करता हूं. ये लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर. कंटिन्यूसली इन एक्सेस. कंटिन्यूस, हाउ मच कंटिन्यूस? कितने दिन तक? सपोज 20 days तक हो रहा है ऐसा, 30 days तक ऐसा सिचुएशन था, 40 days तक ऐसा सिचुएशन था, 100 days तक ऐसा सिचुएशन था. what is the definition of continuously? Alright, so obviously we have to apply our common sense that if this remains for more than 90 days, यानी ये जो सिचुएशन है, outstanding balance more than the sanction limit or drawing power, alright, if it remains more than 90 days continuously, okay, then I will mark it as out of order, which is also marked as non-performing asset.
I want a confirmation. Are you understanding this? Yes sir, yes sir. Okay, but this thing I will check as on the balance sheet date. अरे बार बार क्यों बोल रहे हैं एज ऑन द बैलेंस शीट? हमको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ तो लग रहा है. अब सुनो, why again and again I am saying as on balance sheet date, as on balance sheet date. Maybe this is your financial year 25-26. Alright. Quarter 1, quarter 2, quarter 3. Let us say somewhere over here, outstanding balance was more than the drawing power for 100 days. Alright. But over here, it was within the drawing power एंड रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आने लगे. मतलब अकाउंट रनिंग है, रेगुलर है, बीच में थोड़ा स्ट्रगल किया था. ऑलराइट, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट तो आई एम स्माइलिंग. ऑलराइट, अकाउंट इज परफॉर्मिंग. आई विल नॉट मार्क दिस एज एनपीए. ऑलराइट, दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग that we have to see the situation as on the balance sheet date, that what is the situation. Alright, so everyone over here, इधर देखो, outstanding balance is more than the sanction limit or drawing power. If this remains continuously for more than 90 days, it will be marked as out of order NPA. उल्टा करते हैं, let us say outstanding balance is within the sanction limit or drawing power. Alright, however, आप विड्रॉ ही कर रहे हो यार. देयर इज नो क्रेडिट इन द अकाउंट. बॉस, इट इज अ करंट अकाउंट. कस्टमर से पैसा आना भी तो चाहिए. भाई तुम्हारा एडमिशंस का अकाउंट का पैसा जो है वो मेरा HDFC में अकाउंट है, तो HDFC में जाता भी है पैसा. आई हैव टू डिपॉजिट ऑल्सो ओवर देयर. तभी मैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मांग पाया. मैं लेता नहीं है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. मेरे को कोई भी फाइनेंस से बहुत डर लगता है. मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है. Alright, so there is no credit in the account. Okay, or credits are not sufficient. Credits are not debits. Credits are not sufficient to cover the interest charged, to cover the interest debited during the period. Very good, sir. जैसे जैसे काम हो जाना चाहिए. नो क्रेडिट इन द अकाउंट और क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड. इधर देखो भाई साहब, थोड़े दिनों के लिए ठीक है, बट इफ दिस रिमेन्स फॉर मोर देन 90, बोलना 90 क्या बोलते हैं, मोर देन 90 डेज, देन वी मार्क इट एज आउट ऑफ ऑर्डर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. लॉकआउट मत करना, अभी भी CCOD नहीं हुआ है. अरे CCOD सुन के जाओ भाई. ओके, तो मैं वापस एक बार कर देता हूँ. मैंने सिर्फ बिजनेस समझाना स्टार्ट किया है. ऑलराइट, एंड आई जस्ट सेड दैट व्हाट इज सैंक्शन लिमिट, व्हाट इज ड्राइंग पावर, व्हाट इज CCOD प्लस अदर क्रेडिट फैसिलिटीज विल इक्वल टू सैंक्शन लिमिट. CCOD calculation of drawing power, I have put it over here in case if they want to start asking from there in the question. Alright, and then I just give you one information that how drawing power fluctuates. And every 3 months stock statement has to be submitted by the borrower to the bank. If that is not done, then anyways it will be marked as out of order. Any drawing power which is calculated from a stock statement which is older than 3 months, any drawing power which is calculated from a stock statement which is older than 3 months is not acceptable. Alright, so ये CCOD कब होगा NPA as on the balance sheet date? If the outstanding balance is more than the sanction limit of drawing power, in that situation remains continuous for more than 90 days. दूसरा, outstanding balance is within the sanction limit or drawing power, and if there are no credits in the account or credits are not sufficient to cover the interest debited during the period, if that situation remains for more than 90 days, then again it will be marked as non-performing. Direct question पे आ गया. मैं बुक से दिखा देता, मेरे को जरा मॉड्यूल्स दिखाने का शौक था. मैंने मेरे बुक में तो ये डोंट वरी है. कोई सोचेगा सर अलग अलग PDF ओपन कर रही तो हमको क्या दिया है इधर. ये है इधर. ओके, हाँ 11.6 देखो, 11.6 ये जो भी सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर वगैरह सब होता है ना, इसका ना एक एनुअल रिव्यू होता है आपका. फॉर एग्जांपल लेट अस से मैंने आपका सैंक्शन लिमिट सेट किया. ऑलराइट, योर सैंक्शन लिमिट इज 20 करोड़. मैं उसके साथ उसका ड्यू डेट भी सेट करता हूं, that this limit will expire as on so and so date.
मतलब बिफोर दैट डेट हम लोग फिर से एक बार आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड देन वी विल रिन्यू द लिमिट्स. ऑलराइट, लुक एट दिस 11.6. अकाउंट्स वेयर रेगुलर और एडहॉक लिमिट्स आर नॉट रिव्यूड विद इन. अगर लिमिट जो भी आपका लिमिट सेट किया मैंने, इफ इट इज नॉट रिव्यूड विद इन 180 days फ्रॉम द ड्यू डेट और डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज एनपीए. ध्यान से सुनो मेरी बात. तो देखो, लेट अस से दैट, इधर देखो, लेट अस से दैट ये जो क्रेडिट लिमिट्स दिया ना एबीसी फर्म को, लेट अस, मैं इसको एक फाइनेंशियल ईयर दे देता हूँ 25-26. ओके, ये क्रेडिट लिमिट्स जो सैंक्शन किया ना एबीसी फर्म को, लेट अस से ये हुआ एज ऑन 15 जून 25. ऑलराइट, ये है आपका डेट ऑफ सैंक्शन. 15 जून इज डेट ऑफ सैंक्शन. ऑलराइट, 15 जून से अभी आपने थियरी का जो 2 लाइन पढ़ा 180 डेज, ऐसे वो लोग यही बोल रहे कि 15 जून से 180 डेज में लिमिट रिव्यू हो जाना चाहिए. यस और नो सर? नहीं, 15 जून इज डेट ऑफ सैंक्शन. ना, वेट. You have to focus on due date of sanction, date of ad hoc sanction. What is date of ad hoc sanction? चल ना, एक काम कर, तेरे को 5 करोड़ का लिमिट दे देता हूँ सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. मतलब मैं स्टार्ट कर देता हूँ 5 करोड़ का लिमिट, चलो धंधा चालू करते चलो. तब पर मेरा टीम है ना तेरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद फाइनल डेट, फाइनल सैंक्शन देगा. तो ad hoc sanction cannot run for more than 180 days. I repeat, ad hoc sanction cannot run for more than 180. और मैंने सपोज आपका सैंक्शन कर दिया, फाइनल सैंक्शन. फाइनल सैंक्शन का मैंने एक एक्सपायरी डेट सेट किया, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन. सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको ना थोड़ा बड़ा लिख के दिखा था, इधर देखो. whenever limits are sanctioned, whenever limits are sanctioned, 2 चीजें हो सकती है. either it is the final sanction, और समझो फाइनेंशियल 25-26 है, आपका डेट ऑफ सैंक्शन इज 15 जून 25. आपका ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन देके रखा है, यानी ये आपका एक्सपायरी हो गया. ऑलराइट, आपको ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन देके रखा है 10 जून 26. ऑलराइट, आपको लेटेस्ट से आपने अप्लाई किया, योर अकाउंट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, योर बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऑलराइट, तो आपको एक एडहॉक सैंक्शन दे दिया, टेम्पररी सैंक्शन, कि चलना भाई एडहॉक सैंक्शन दे देते हैं. एंड आपका डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन है 15 जून 25. ऑलराइट, अब सुनो वो लोग क्या बोल रहे हैं, डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन से मैक्सिमम 180 डेज तक, ऑलराइट, आपका फाइनल सैंक्शन आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया तो ओवर हियर यू विल बी मार्क्ड एज एनपीए आफ्टर 180 डेज. अच्छा सुनो, ये जो ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन है, क्या ये ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन, वहां से एक्चुअली कोई भी बैंक में 10 जून के पहले रिव्यू हो जाना चाहिए और नया लिमिट सेट हो जाना चाहिए. सो बोरोवर एंड द बैंक शुड ट्राई कि बाय 9 जून 26 न्यू लिमिट इज सेट, बट ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर से नहीं हो पा रहे, तो मैक्सिमम इसको वो लोग 180 डेज तक खींच सकते हैं. ऑलराइट, तो यहां तक आपका रिन्यूअल लिमिट हो जाना चाहिए, रिन्यूअल हो जाना चाहिए, रिन्यूअल ऑफ द सैंक्शन. योर रिन्यूअल वाज ड्यू एज ऑन, अरे योर रिन्यूअल वाज ड्यू एज ऑन, ये रिन्यूअल का ड्यू था. ऑलराइट, पर सेम लिमिट खींच सकते वो लोग फॉर 180 डेज. ऑलराइट, एंड 180 डेज तक तो रिन्यूअल ऑफ सैंक्शन हो ही जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ देन हियर यू विल बी मार्क्ड एज एनपीए. अरे गेटिंग माय पॉइंट? लिख दो सब हो जाने के लिए. ये तो शेयर करना पड़ेगा पीडीएफ मुझे. ऑलराइट, पर ये दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से.
एक मिनट, मुझे क्वेश्चन दिखाना है, क्वेश्चन दिखाना है तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझा है। डन, डनाडन, डन। तीन तीन माइले वाले अटेम्प्ट में ब्रीदर ही नहीं है, नहीं? अच्छा है, डिप्रेशन ही नहीं आते। वो तो 6-6 महीने में 10 दिन पहले नखरे करते थे, फिर 10 दिन रिकवरी में जाता था। इधर तो तब तक अटेम्प्ट आ रहे हैं। ओके, डन। हाँ, इट इज गुड, गुड गुड। ओके, मेरा तो 3 सीजन हो गया ना साल का कमाने। ये हो गया, यस यस। चलो अभी तो देखो 2020 चालू हो गया हम लोग का। नाउ अभी सीसीओडी के लिए है यार, प्राची किधर गई? हाँ ये रे प्राची, इधर इधर है। मेरे को खाली नाम ही याद था ऑडिटर। मैं भूल गया था किधर। एवरीवन ओवर हियर। ये कौन सा पेज है? 14.1.15। 14.1.15। हे भगवान, इतनी शक्ति हमें देना दाता। Look at this. CA Prachi was conducting statutory audit of branch of a nationalized bank for the year 21-22. While reviewing operations and documents and papers of a borrower enjoying overdraft credit facilities of rupees 50 crores availed against security of stocks and books debts. Following observations were jotted down by her. The balance in overdraft credit facility as on 31st March 22 was rupees 55.65 crore. पकड़ो पकड़ो, मैं कुछ नहीं करेगा, हेल्प अभी। All right. The balance in account exceeded the sanction limit. Exceeded the sanction limit during the whole month of March 22. Can I say NPA yes or no, sir? Yes, sir. Whole month of March 22 लिखा है, exceed हुआ लेकिन not more than 90 days. इसलिए मैंने वो कंटिन्यूसली वर्ड का मतलब समझाया। एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन लेटर, अभी फर्स्ट में ऑलमोस्ट एनपीए होते होते रह गए। एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन लेटर, स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड मंथली। स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड मंथली। इसने लेटेस्ट कभी सबमिट किया? अरे इसने लेटेस्ट कभी सबमिट किया? February 22. It showed a drawing power of only rupees 48.5 करोड़। कैन आई से इसने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, इसलिए आई विल मार्क इट एज आउट ऑफ ऑर्डर एनपीए, यस और नो सर? ऐसा कुछ नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट 3 मंथ्स से ओल्डर नहीं होना चाहिए, वो आरबीआई गाइडलाइन है। मंथली बैंक का इंटरनल हो सकता है, बट आरबीआई बोलता है 3 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए, सो दिस इज फाइन। However, stock book debt statements of previous month showed adequate drawing power. तो चलो मान के चलो कि फरवरी के महीने में भी इसका एक्सीड हो रहा था, वो भी 2 मंथ्स ही हुआ। ओके, तो एनपीए होते होते अभी तक भी रह गया है। Stock audit of borrower was also conducted during the year by one of the empaneled stock auditors. Stock audit report dated 31st December 21 placed on the record showed adequate drawing power in the account. However, it has commented adversely on the declining turnover of the borrower in 21-22 as compared to proportionate turnover. चलो एडवर्स कमेंट आया, ड्रॉइंग पावर तो अभी भी एडिक्वेट है। यहाँ पकड़ो, रिन्यूअल ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज वाज ड्यू ऑन 20th October 21। हम लोग कौन से ईयर का ऑडिट कर रहे हैं? 21-22। तो 20th October 21 से लेके ये देखो तो द अकाउंट वाज शॉर्ट रिन्यूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एक मिनट, द अकाउंट वाज शॉर्ट रिन्यूड मतलब समझो 20 अक्टूबर को शॉर्ट रिन्यू हुआ, मतलब एडॉक सैंक्शन हुआ। हेलो, 20 अक्टूबर को, बिकॉज उनका पेपर्स बाकी है देखो, तो 20 अक्टूबर इज द डेट ऑफ एडॉक सैंक्शन एंड ड्यू डेट ऑफ द सैंक्शन। ये जो अर्लियर सैंक्शन था उसका ड्यू डेट है वो 20 अक्टूबर का। तुम लोग बैंक का नॉर्मल धंधा समझो ना, रिन्यूअल का डेट है, अरे साहब पेपर नहीं है, आ चल ना धंधा चल, थोड़ा सैंक्शन तेरा यही लिमिट एक्सटेंड कर देते।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आइदर डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन और डेट ऑफ एड ऑफ सैंक्शन, वहाँ से 180 डेज के अंदर सैंक्शन हो जाना, रिन्यूअल हो जाना चाहिए। 20 अक्टूबर 21 से लेकर 31 मार्च 22, 180 डेज होता है क्या? नहीं होता है। तो अभी भी एनपीए होते होते रह गया। अगर ये 20 सितंबर होता, सितंबर, हाँ। However, borrower has not submitted complete renewal papers till 31st March 22. There is a request letter from borrower on record stating that valuation report of a property located at far away location was taking. Tell me 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में साला एनपीए होते होते रह गया। Yes or no sir? और ये सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके आंसर देने के लिए पूरा नॉलेज तो होना चाहिए। Alright, the branch has classified the account as standard asset. Considering above, CA Prachi is in dilemma relating to proper classification. Tell me, CA Prachi, tell me, standard asset का classification बराबर है? अरे yes or no sir? Yes sir. Yes sir. Yes sir. मैं ऐसे तैयारी करके आया पूरा, तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई लेक्चर में नहीं बैठते, घर खुद से कर लेते। ओके। Your firm ABC and Associates is appointed as Central Statutory Auditor of Nationalized Bank for the year 23-24. The bank follows financial year as accounting year. During the audit, CA Adi, the audit manager, has noticed following issues and placed the same before the team. Consortium cash credit facility. What is consortium? Group of banks. जब ग्रुप ऑफ बैंक्स ऐसा था, तभी अगर आज रिलायंस को चाहिए अपना कैश क्रेडिट, तो वो कोई एक बैंक की कैपेसिटी नहीं है। Okay, so 3-4 banks will come together. All right. So your consortium cash credit facilities to Prime Limited. Banks own share. अभी कंसोर्शियम में क्या होता है पता है? कंसोर्शियम में क्या होता है पता है? Suppose if 3 banks have given, Bank 1, Bank 2 and Bank 3. Bank 3 ने 40% लोन दिया है, बैंक 2 ने 30% दिया है और बैंक 1 ने 30% दिया है। तो बैंक 3 है ना, बैंक 3, उसको हम लीडर बोलते हैं, लीड बैंक बोलते हैं। विच बैंक? लीड बैंक। बाकी अदर बैंक्स ऐसा। तो टेल मी, बैंक्स ओन शेयर इन द कैश क्रेडिट फैसिलिटी सीम्स टू बी 15 करोड़। लग तो नहीं रहा है कि ये लीड बैंक है। अच्छा, ये लीड बैंक का क्या होता है, मतलब लीड बैंक का रोल क्या होता है? और ये जो भी बोरोवर होता है ना, बोरोवर, इसका ड्राइंग पावर सेट करना, डीपी कैलकुलेट करना। ऑलराइट, दैट इज द रोल ऑफ अ लीड बैंक। ओके। तो बाकी क्या होता है, बोरोवर जो होता है ना, बोरोवर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। किसको पे करता है? लीड बैंक को। एंड लीड बैंक बाकी बैंक्स को अपना अपना शेयर दे देता है। दैट इज हाउ इट फंक्शंस। ऑलराइट, अब समझो कि बैंक 1 एंड बैंक 2 को पैसा नहीं मिला है, तो बैंक 1 बैंक 2 तो एनपीए डिक्लेयर करेगा बॉस। यस, बिकॉज एवरी बैंक हैज टू रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन इट्स ओन एक्सपीरियंस। इसलिए आजकल तो मार्केट में क्या होता है, बोरोवर है ना, इंस्टॉलमेंट के 3 पार्ट करके देता है, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3 को। बस इफ बोरोवर पेज ओनली टू बैंक 3 एंड इफ बैंक 3 डज नॉट रिमिट फर्दर, तो बैंक 1 एंड बैंक 2 के केस में तो ओवर ड्यू दिखेगा। ऑलराइट, बट एवरी बैंक हैज टू रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन इट्स ओन एक्सपीरियंस। Bank's own share is 15 crores. Debits towards interest in the last 2 quarters, 2.25 crores. Credits in Prime Limited account in the last 2 quarters, 1.75 crores. Oh, debits are in the last 2 quarters, 2.25 crores. And credits are 1.75 crores. So can I say credits are not enough to cover the interest debited during the last 2 quarters? That means this deficit has obviously remained for more than 90 days. 190? 90 days. Alright, okay. Classification of Prime Limited's account. अच्छा, तो ये नेशनलाइज बैंक ने क्या किया, ये प्राइम लिमिटेड के अकाउंट को परफॉर्मिंग दिखाया, स्टैंडर्ड असेट। दे आर सेइंग दैट इट इज बेस्ड अपॉन लीड बैंक सर्टिफिकेट। लीड बैंक में कॉल इट एज स्टैंडर्ड असेट बिकॉज लीड बैंक इज रिसीविंग इट्स शेयर। बट इफ यू आर नॉट रिसीविंग द शेयर, तो वो कहाँ से हो गया फिर स्टैंडर्ड असेट? एवरी बैंक हैज टू रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन इट्स ओन एक्सपीरियंस। तो एनपीए होगा कि नहीं होगा? नेशनलाइज बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनपीए होगा कि नहीं होगा? यस, बिकॉज उसको शेयर मिला नहीं है। और ये देखो क्लियर डेफिसिट है। इसका आंसर कैसे लिखना है ना? ओके, दैट इज द मेन थिंग। रीड दैट आंसर।
या रीड द आंसर। कंसोर्शियम क्या है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मटीरियल पार्ट ऑफ द आंसर यू राइट एंड मूव इट। ओके, अंडरस्टूड। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इट। उसका आंसर इसलिए देखो, कल मैंने आपको प्राची वाला क्वेश्चन कराया तो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे उसके अंदर, तो उसके लिए इतना कुछ नॉलेज ज़रूरी था। ओनली देन यू कुड सॉल्व दैट प्राची वाला क्वेश्चन। और मैंने उसका इधर रेफरेंस नहीं लिखा था, बट वो क्वेश्चन को मैंने LMR मार्क करा दिया था। और पर ये कंसोर्शियम अरेंजमेंट वाला पहला क्वेश्चन किया हमने। मैंने कल कंसोर्शियम अरेंजमेंट समझाया ही नहीं था। आई डिड नॉट टेक एनी एफर्ट फॉर दैट बिकॉज आई वांटेड टू टीच इट स्ट्रेट अवे थ्रू द क्वेश्चन। सो यू कैन जस्ट गिव योरसेल्फ अ रिमाइंडर दैट कंसोर्शियम अरेंजमेंट के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 इन द NPA नोट्स दैट वी आर राइटिंग। यू कैन जस्ट गिव योरसेल्फ अ रिमाइंडर, कंसोर्शियम अरेंजमेंट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 17। कंसोर्शियम अरेंजमेंट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 17। ये क्वेश्चन 7 को भी LMR मार्क किया था ना ये। अरे 31 मार्च 23 को हम लोग ओवरड्यू बोलते हैं करके। मे बी इट वॉज डन अर्लियर, मे बी रिपीट हो गया शायद। प्राची वाला क्वेश्चन 6, हाँ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 वेरी सेंसिटिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5 में भी 3 पॉइंट है। ये सब आपके NPA वाले क्वेश्चन है, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 3 इस थियरी है। वैसे ऐसा देखते हैं तो ऐसा केस स्टडी लग रहा है, एकदम थियरी है। एक गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के लिए क्या, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर रिव्यू नहीं हुआ लिमिट विद इन 180 डेज तो क्या। तो वो आई डोंट, उसको LMR मार्क करके, मतलब इट्स देयर इन द नोट्स। हाँ, ये पेज नंबर 14.1.8 क्वेश्चन नंबर 13। सर अगर कंसोर्शियम में एग्रीमेंट करके क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दे या चेंज इन टर्म्स कर दे तो NPA नहीं होगा ना। रीस्ट्रक्चरिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का भी पढ़ा था, वेट क्वेश्चन है वो रीस्ट्रक्चरिंग का मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 13 14.1.8 ABC Bank had a sanctioned credit limit of rupees 100 lakhs to Messrs Volcart Limited on 1st September 21. The renewal of limits was due on 1st September 23. While doing the statutory branch audit for year ended 31st March 24, you find that the renewal process has been initiated on time and most of the documents are received. Wait. Sanction credit limit कितना है? 100 lakhs. Renewal of limits कभी due था? 1st September 23. Alright. While doing the statutory branch audit for the year ended 31st March 24, 1st September से 31st March, more than 180 days. You find that renewal has not been done even though 180 days are over. The bank says that the renewal process has been initiated on time and most of the documents are received. The account is operated regularly and is in order. Please underline that account is operated regularly and is in order. बैलेंस इज मेंटेन्ड विद इन ड्रॉइंग पावर। अच्छा, मतलब अकाउंट में कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं। वो क्या होता है, कभी कभी रिन्यूअल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इशू। इट ऑल्सो शोज अ लेटर फ्रॉम वॉलकार्ट स्टेटिंग दैट ड्यू टू सडन डेथ ऑफ देयर ऑडिटर अ न्यू ऑडिटर हैड टू बी अपॉइंटेड। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट टुक सम टाइम एंड द न्यू ऑडिटर वॉज डूइंग द ऑडिट ऑल ओवर अगेन। द लिमिट वॉज नॉट रिन्यूड टिल 31st March 24 और 24 आना चाहिए, ईयर्स में गड़बड़ हुआ है। तो हाउएवर द ऑडिट 24 कर दो उसको। हाउएवर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आर रिसीव्ड ऑन 1st April 24 कर दो एंड द रिन्यूअल लेटर वाज इशूड इमीडिएटली। वो 1st April नहीं है, हेलो 10th April है। And the renewal letter was issued immediately. Your assistant is insisting that account must be classified as NPA since the limit was not renewed as on 31st March 24.
व्हाट इज योर ओपिनियन? टेल मी, 180 डेज तो ओवर हो गए हैं, अब मैक्सिमम 180 डेज तक खींच सकते हो, लिमिट रिन्यू हुआ ही नहीं है. So do you think that this account should be classified as NPA? Yes or no, sir? Obviously yes. Obviously yes. Read the answer. Zoom में जवाब नहीं दे रहा है कोई, फिर मतलब नहीं है कुछ. बैंक ऑडिट में ऐसे ही रहोगे तो एक और अटेम्प्ट लेके बैठो, फिर बड़ा बड़ा डाउट लिख के भेजते हो गूगल फॉर्म में. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, प्लीज हेल्प मी, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. चुपचाप फेविकॉल चिपका पिछवाड़े पे बैठ और पढ़ाई कर, और क्या है, फैमिली बेमली सब हो जाएगा. ऑलराइट, एंड बी स्पेसिफिक व्हाइल आस्किंग योर डाउट्स. मैं वो फिर 4 लाइन पढ़ के फिर मेरे को क्या रोना आ गया तो आगे का डाउट नहीं पड़ेगा ना. ओके डन. तो कंट्रोवर्शियल आंसर है, तो बोल रहे थे कैन कंसिडर इट एज सब्सिक्वेंट इवेंट. ऑलराइट, अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर करो तो 31 मार्च तक तो रिन्यूअल हो गया. अरे गड़ी में पॉइंट. और दूसरा बोलते हैं ऑपरेशंस आर एक्सेलेंट. ऑपरेशंस आर एक्सेलेंट, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कोई. व्हाट टू डू इन दिस केस? एवरीवन ओवर हियर. ये मेरा फास्ट ट्रैक का स्टाइल है, शॉक वैल्यू क्रिएट करके फिर पढ़ाने का. प्लीज कम टू 11.5. प्लीज कम टू 11.5. अभी देखो डील में बैठेगा पॉइंट है. अकाउंट्स विथ टेम्पररी डेफिशिएंसीज. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to existence of some deficiencies which are temporary in nature, such as non-availability of drawing power based on latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, and non-renewal of limits on the due date. So what they are saying is, if operations are excellent, or it is very much performing as on balance sheet date, तब आप ये टेम्पररी डेफिशिएंसीज को इग्नोर कर सकते हो. पर पहले ऑपरेशंस का सही होना जरूरी है. मैं भी आपको कल ये बता रहा था कि समझो क्वार्टर वन में अपना ये ड्राइंग पावर जो है, उस बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडेड द ड्राइंग पावर क्वार्टर 1 में. क्वार्टर 2 में दे हैव एंड इट कंटिन्यूड फॉर मोर देन 90 days. बट इन बाय द टाइम क्वार्टर 3 and quarter 4 in the last 4-5 months their operations were excellent. So in between there was some temporary deficiency. Alright, मेन बैलेंस शीट डेट पे पोजीशन क्या हो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, और इसमें तो वॉलकाट में तो ऑपरेशंस में गड़बड़ी नहीं हुआ है. ऑलराइट, दे आर पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली. अच्छा, लेकिन दे आर वेरी क्लियर कि एक चीज बहुत क्लियर है, स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 months नहीं चलेगा. स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 months नहीं चलेगा. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So obviously you have to mark that question as LMR. मैं बोला ना, इनके पास एनपीए में इतना ज्यादा क्वेश्चन बैंक है ना, तो बैंक ऑडिट में मोस्टली वहां से पूछ लेते हो. एक 3-4 फिक्स एरिया है उनके. ओके, अब जब बैंक ऑडिट में समझो एनपीए और जो मैंने फेवरेट एरिया बोले हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं आया और बाकी बैलेंस पार्ट में से आया, तो मुझे भी बच्चों के लिए सिंपैथी आती है कि यार ये तो गलत हो गया है इनके साथ. ओके, और एनपीए से क्वेश्चन आया, सिखाया था वो आया, फिर तुम 0 लेके आए, तो मुझे थोड़ी तुम पे दया आएगा कि बोला था भैंसे को कि आएगा, फिर भी ऐसा कर भैंसे अंडरस्टैंड बफेलो. ऑलराइट, ओके. सो एवरीवन ओवर हियर, ये मत करो आप, मैंने इंपॉर्टेंट बोला रहेगा ना उसमें फिर मैसअप मत करो. ओके, फिर मैं आपसे प्यार से बात करूंगा बट नॉट एज अ टीचर, एज जस्ट एज अ बिजनेसमैन. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, स्टॉक वाले पॉइंट पे भी एमसीक्यू था. हाँ, ओल्डर देन 3 months स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चलेगा. कम व्हाट मे, कम व्हाट सितंबर, कम व्हाट जनवरी. ओल्डर देन 3 months स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चलेगा. ऑलराइट,
क्वेश्चन नंबर 14, AS4 का रेफरेंस जो उसमें लिखा है या सब्सिक्वेंट इवेंट सिस्टम, दैट इज वी मार्क्ड इट एज LMR नो. क्वेश्चन नंबर 14, CA Harshit is conducting statutory audit of branch of public sector bank. On examining, ना सॉरी ये NPA नहीं है, वो लगता है NPA, सॉरी वहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख दो ना LFAR लिख दो ना, LFAR क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सॉरी माय बैड. एक ना नवंबर 23 वाला किधर गया, मैं शॉक हो गया था देख के. ऑलराइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इन लोगों ने NPA में एक्चुअली एफर्ट लिया इवन बिफोर ChatGPT. RFL and Associates are one of the joint auditors of Ind Bank for the year 23-24. While auditing Ind Bank, they are analyzing industry data relating to NPAs in selected public sector banks as part of its risk assessment procedure. अलग अलग बैंक का NPA का डेटा है आपके पास. ग्रॉस NPA 55,000 करोड़, नेट NPA 13,000 करोड़, रेशियो ऑफ नेट NPA टू नेट एडवांस. है क्या ये? टेल मी, ग्रॉस NPA और नेट NPA में क्या लग रहा है आपको, क्या फर्क होगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा 100 रुपीज का असेट है और 15 रुपीज का प्रोविजन है, तो 85 रुपीज में मैं कैरी कर रहा है इसको. अरे तो ये हो गया मेरा ग्रॉस NPA और ये हो गया नेट NPA. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देखो तो ऐसा ही है कि कुछ और है. ग्रॉस NPAs रिप्रेजेंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ NPAs as increased by fresh NPAs during the year and reduced by upgradations, recoveries and write-offs. ले ऐसा. Alright. So, and net NPAs are arrived at after deducting the amounts on the account of total provision held against NPA, balance in the interest suspense account to park accrued interest on NPAs and certain other adjustments. Alright. So, first of all, let us understand what they are trying to say by gross NPAs and net NPAs. Alright. So, gross NPAs वो लोग क्या बोल रहे हैं? Opening balance of NPAs. Okay. As increased by fresh NPAs during the year. Alright. So, ये total आपका NPA का बैलेंस है. Okay. Reduced by upgradation. समझो कुछ NPA में से स्टैंडर्ड असेट में चला गया. Alright. That is upgradation. Okay. Recovery आ गया. Alright. And write-offs. Provision नहीं. राइट ऑफ कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दिया, 100% निकाल दिया. ऑलराइट, पर ये जो मैं करता हूँ 100 का असेट, 15 का प्रोविजन, और ये जो 85 है ये मेरा नेट है. ऑलराइट, सेव योर ओवर हियर. नेट NPAs अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ टोटल प्रोविजन. सो टेल मी एवरीवन, ग्रॉस NPA माइनस प्रोविजन. ऑलराइट, gross NPA minus provision. Alright. Can I say that will give me minus provision, minus उन्होंने एक और चीज बोली है, बैलेंस इन इंटरेस्ट सस्पेंस. ये क्या होता है पता है? ये आपका जो अक्रूड इंटरेस्ट रहता है ना, जो आप बुक नहीं कर पाते हो बिकॉज NPA है, बिकॉज यू कैन रिकॉग्नाइज ओनली ऑन रिसीट बेसिस. वो लोग क्या करते हैं, टेम्पररी ना इंटरेस्ट बुक करते हैं मेमोरेंडा अकाउंट में. ऑलराइट, जब तक बुक नहीं कर पाते ना NPA में, तो दे कीप ऑन बुक, बिकॉज हर ड्यू डेट पे मेरे नाम पे इंटरेस्ट लगना तो चाहिए ना. Alright, so they book it in memoranda account. Alright, to park in accrued interest on NPAs and certain other adjustments. So gross NPA में से आप provision सब निकाल दो. Alright, then you will come to your net NPAs. मुझे एक बात बताओ, अगर 55,000 इधर gross NPA है और 13,000 net NPA है, अगर आप देखोगे इधर gross NPA 35,000 करोड़ है और net NPA कितना है 8,000. ये net NPA का अमाउंट जितना छोटा होता है, इसका मतलब कहना है ऐसा लग रहा है कि इनके पास डाउटफुल कैटेगरी का होगा. सब स्टैंडर्ड में तो 15% है डाउटफुल ना, मतलब कहना है जितना ज्यादा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा उसका मतलब प्रोविजन ज्यादा है, उसका मतलब देयर NPAs आर बैड. ऑलराइट, देयर NPAs आर इन अ वेरी बैड शेप. ऑलराइट, इट कुड बी D1 D2 कैटेगरी. यस सर, यस. कोई है इधर AFM एग्जामिशन? हाँ. अब ये क्या है, रेशियो ऑफ नेट NPA टू नेट एडवांसेस. और नेट NPA टू नेट एडवांस, नेट NPA
आपका नेट एनपीए टू नेट एडवांस अगर रेशियो बढ़ता जा रहा है, ऑलराइट, देन इन दैट केस व्हाट डज दैट मीन? एनपीएस आर इंक्रीजिंग, एनपीएस आर इंक्रीजिंग, हाँ, provision is more, correct. So everyone over here, if your अगर आप प्रोविजन इसमें इंक्रीज होता जाता है, ऑलराइट, देन आपका नेट, टेल मी एवरीवन, इधर आपको ऐसे समझाते हैं, ये 100 300, ये अमाउंट जितना इंक्रीज होता जाएगा, ऑलराइट, ये अमाउंट जितना इंक्रीज होता जाएगा, ऑलराइट, उतना रेशियो बढ़ता जाएगा, ऑलराइट. तो टेल मी, अगर ये अमाउंट इंक्रीज कब होगा? जब प्रोविजन कम होगा. नेट एनपीए का अमाउंट इंक्रीज कब होगा? जब प्रोविजन कम होगा, ऑलराइट. तो इसका एनालिसिस करने बोल रहे हैं. लुक एट दिस, द नेट एनपीएस टू नेट एडवांसेस रेशियो इज हायर इन केस ऑफ इंड बैंक, इन केस ऑफ इंड बैंक एज कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिस्क, देन बैंक मे नॉट हैव मेड द रिक्वायर्ड प्रोविजंस. सुनो भाई, अगर 100 का ग्रॉस एनपीए है माइनस जो भी प्रोविजन का अमाउंट है, उसके बाद नेट एनपीए आता है. सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं अभी, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है बट अप्रॉक्स कैलकुलेशन है. तो अगर ये फिगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोविजन कम हुआ होगा, राइट. तो दे आर, वो लोग इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा तो क्या है इंड बैंक के अंदर, ऐसा तो क्या है इंड बैंक के अंदर, राइट, कि इनका रेशियो इज इंक्रीजिंग. मतलब ये वाला फिगर नेट एनपीए वाला इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोविजन कम हो रहा है. So this represents that it is possible that there could be a case of under provision. Either their advances could be really good, alright, or it could be a case of under provision. Are you getting my point? That is what they are saying. Indicates the probability and risk of under provision. क्या हुआ था फिर नवंबर 23? छोड़ो ना. Alright, so everyone over here. ये भाई इसको सुपर एलएमआर मार्क करो.